डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह खबरों में क्यों है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में रिवर्स रेपो सामान्यीकरण यानी रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। अब जान लेते हैं कि मौद्रिक नीति सामान्यीकरण क्या है। देश की अर्थव्यवस्था में सभी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई कुछ नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था में मौजूद धन की कुल राशि में बदलाव करता रहता है। इसके तहत आरबीआई दो तरह की नीतियों का उपयोग करता है, जिसमें पहली है ढीली मौद्रिक नीति यानी लूज मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है कठोर मौद्रिक नीति यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ढीली मौद्रिक नीति के दो भाग हैं। पहले भाग के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में मौजूद धन की उपलब्धता या तरलता को बढ़ाता है। आरबीआई ऐसा बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीद कर करता है। उदाहरण के लिए आरबीआई इन बॉन्ड्स को खरीद कर बॉन्ड धारकों को पैसा देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता बढ़ जाती है। दूसरे भाग में आरबीआई ब्याज दरें कम करता है, यानी आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देने के लिए जिस दर पर ब्याज वसूल करता है उसमें कमी की जाती है। कम ब्याज दरों और अधिक तरलता से एक साथ अर्थव्यवस्था में खपत और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद होती है। एक ढीली मौद्रिक नीति का उल्टा कठोर मौद्रिक नीति कहलाती है, जिसमें आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाता है और बॉन्ड बेचकर अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता को कम कर देता है। जब किसी केंद्रीय बैंक को लगता है कि ढीली मौद्रिक नीति से अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उच्च मुद्रास्फीति की संभावना है, तो वह मौद्रिक नीति को कठोर करके स्थितियों को सामान्य करता है। अब जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकों को अपने कामकाज के लिए अक्सर बड़ी धनराशि की जरूरत होती है। बैंक इसके लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं और इस ऋण में उन्हें रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छी गति से बढ़ रही होती है, रेपो दर अर्थव्यवस्था में बेंचमार्क ब्याज दर बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे कम ब्याज दर है जिस पर धन उधार लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि रिवर्स रेपो क्या है। बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी रिवर्स रेपो वह ब्याज दर है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है। इस प्रकार रिवर्स रेपो रेपो दर के ठीक विपरीत होती है। अब जान लेते हैं कि रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन क्या है। सामान्य शब्दों में इसका मतलब है रिवर्स रेपो दर और रेपो दर के बीच के अंतर को कम किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में बढ़ती मुद्रास्फीति के सामने दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों ने या तो ब्याज दरों में वृद्धि की है या संकेत दिया है कि वे ऐसा जल्द ही करेंगे। भारत में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकता है, लेकिन उससे पहले यह उम्मीद है कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा
और दोनों दरों के बीच के अंतर को कम करेगा। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान आरबीआई ने इस अंतर को बढ़ाया था। समझ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के क्या प्रभाव होंगे। ऐसा करने से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अतिरिक्त धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त तरलता में कमी आएगी। सामान्यीकरण की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को भुगतान करते हैं। 2. रिवर्स रेपो रेट सामान्यीकरण से वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास अतिरिक्त धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।